नई उड़ान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के कदम की आज बात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। डिफेंस सेक्टर की आज बात, जिसमें स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया में भारत के बढ़ते कदम और अब आगे की क्या संभावनाएं हैं, इसी पर स्ट्रेट टॉक करने के लिए दो मुख्य मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। आइए सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। आज हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट और विदेशी मामलों के जानकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोडी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जय हिंद। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर DK पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जय हिंद आपको भी। तो मेरा जो पहला सवाल है, गणतंत्र दिवस के मौके की हम बात सबसे पहले कर लेते हैं। सोडी सर, हम देश दुनिया ने कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत जो है वो हमने देखी, सैन्य ताकत हमने देखी। वो ये कहीं ना कहीं ये संदेश दे गया कि भारत ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2016 में CPRI की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि डिफेंस में भारत का जो इंपोर्ट है वो तकरीबन 67 से 68% है। और फिर जब हम इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो ये उस वक्त 33% था। ये 2016 की बात है। और आज ये जो रिपोर्ट है ना, वो ये बताती है कि ये जो पोजीशन है अब रिवर्स हो गई है। अब हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन जो है वो 70% तक जा पहुंचा है और 30% सिर्फ इंपोर्ट रह गया है। ये इंपोर्ट भी देश धीरे धीरे अब खत्म करने की कोशिश में है। 2022 गुजरात में भी डिफेंस एक्सपो हुआ, तभी मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही हुआ। एक थीम रखी गई थी कि कोई फॉरेन कंपनी का वहां पर स्टॉल नहीं लगा था, वहां पे सब स्वदेशी जो था हमने देखा, जो प्रदर्शन वहां पर एग्जीबिशन किया गया। ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करता है कि भारत आज कहां से कहां आ गया है करंटली डिफेंस सेक्टर पर। सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी लूंगी सर इसी पर। पांडे सर, मैं आपकी भी टिप्पणी लूंगी, लेकिन सबसे पहले सोडी जी। जय हिंद गीत जी। जय हिंद। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। दिसंबर 1991 में जब मैं कमीशन होकर इंडियन आर्मी में ऑफिसर बना और मैं अपनी रेजिडेंट में गया तो मैंने वहां देखा कि जितने हथियार थे सारे विदेशी थे। तो मेरे दिल में एक बात आई कि हमारे पास अपने देश के बने हुए हथियार क्यों नहीं है। 9 साल पहले जब मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कुछ महीने बाद सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया का नारा दिया और कुछ साल बाद आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। ये दोनों नारे इतने सफल हुए कि भारत आज की तिथि में दुनिया में टॉप 23 देशों में है जो हथियार एक्सपोर्ट करता है। 2014 में हम सिर्फ 1600 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट करते थे। 2021 में हम 16,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट किया हमने और 2024-25 तक हम 35,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट करेंगे। ये जो हमने गणतंत्र दिवस देखा हाल में, जहां पे सारे जो हथियार थे वो मेक इन इंडिया में बने हुए थे, ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव की बात है। ये इसलिए सफल हुआ क्योंकि एक भारत को एक दिशा मिली आत्मनिर्भर होने की। ये आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर में बहुत ही सफल हो चुका है। और ये जो हथियार हम बना रहे हैं ये सिर्फ हमारी सैनिक शक्ति में इजाफा नहीं देखा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित हैं। और ये जो हथियार बनाने वाली कंपनियां ये अमेरिका के GDP में 3.3% का कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो हथियार बनाना एक ताकत तो है ही है, सैनिक शक्ति के लिए भी और देश की आर्थिक शक्ति के लिए भी। एब्सोल्युटली, यू आर वेरी राइट। इसमें कोई दो राय नहीं है। पांडे सर, मैं आपकी भी टिप्पणी इसी सवाल पर लूंगी। एक टिप्पणी आप भी कर दीजिएगा इस पर, करंटली डिफेंस सेक्टर पर। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। जहां तक बात है किसी भी क्षेत्र में जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हम जो अपनी आज़ादी है या जो हम जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो नहीं मिलेगा। और एक बहुत एनालिटिक हुए हैं पेट्रिका सैमसन, उन्होंने कहा है कि सेल्फ रिलायंस इज द ओनली रोड टू ट्रू फ्रीडम।
मतलब आत्मनिर्भरता ही सच्ची जो स्वाधीनता है। तो हम भारत जो है शुरू से जो है बाहरी मदद के वैशाखियों की बदौलत आगे बढ़ रहा था, और विशेषतः डिफेंस सेक्टर में तो ये हमने देखा कि जैसा कि सोनी साहब ने भी कहा कि सारे हथियार हमारे जो है पुराने रशिया, अमेरिका और एयरफोर्स में तो इंग्लैंड से भी हमने लिया, फ्रांस से भी लिया और रशिया से भी लिया, अमेरिका से भी लिया। तो ये जो विभिन्नता थी इसकी वजह से कई दुश्वारियां पेश आती थी। ऐसा नहीं था कि ये हमें जो है हमारी ऑपरेटिवनेस इंक्रीज होती थी, लेकिन तो ये मुद्दा होता था कि क्या हम अपनी जो डिफेंस सेक्टर में स्वतंत्रता है क्या हम इसको हॉस्टेज रखेंगे दूसरे देशों पर, क्योंकि जब हमें आवश्यकता है तो हमें दूसरे देशों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सेना के लिए उसकी यूनिकनेस, उसकी जो है खुद के अंदर वो खास बात की वो खुद आत्मनिर्भर हो, लड़ सके, अपना साजो सामान खुद उसके देश में निर्मित हो, ताकि जब भी जरूरत पड़े और जैसी भी जरूरत पड़े उसको पूरा किया सके। और समय के साथ जो है लोगों की नींद इसमें खुली, ये अपने आप में गौरवपूर्ण है। जैसा कि आपने जिक्र किया कर्तव्य पथ पर जो है मेरे ख्याल से हर भारतीय का सीना जो है वो चौड़ा हो गया होगा, जिस प्रकार से हमने विकास किया है, बहुमुखी विकास किया है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन ध्यान रहे इसमें बहुत श्रम किया गया है और अभी जो है वो बिगनिंग है, शुरुआत है। अभी हमें और प्रयास करने होंगे, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करके अपनी आर्थिक स्थिति को भी इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम बजट का जो 3% है, जैसा कि सेनाएं डिमांड कर रही है कि हमें बजट का 3% दें ताकि और मॉडर्नाइजेशन हो सके, हम वो लेटेस्ट हथियार ले सकें। किसी भी सेना के सैनिकों के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसके अंदर वो कला कौशल हो, साथ में वो हथियार हो जो कि लेटेस्ट हो, स्टेट ऑफ आर्ट हो। तो जैसे तेजस की बात जिक्र किया गया, तेजस 2 अभी आ रहा है और बाकी जहाज में एलएच का प्रचंड की बात हुई, और जिस प्रकार से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इससे दो बहुत ही जो फायदे हैं मेरे ख्याल से सबको ये जाहिर हो भी रहा होगा। पहला तो हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, दूसरा हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जैसा कि जिक्र किया कि डेटा के हिसाब से हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और 19-20 में 2000 यूनाइटेड स्टेट $2000 मिलियन का हमने जो है टोटल एक्सपोर्ट किया है, और 84 कंट्रीज विश्व में 84 देश हैं जहां पर कि भारत के डिफेंस सेक्टर के आइटम एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये बताता है कि हम कहां जो है आयात करने में, डिफेंस सेक्टर में जो हम हमारे साजो सामान थे, हथियार थे, उसको आयात करने में विश्व में पहले दूसरे स्थान पर होते थे, और कहां अब जो है हम निर्यात करने में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी इकोनॉमी भी उस प्रकार से बढ़ रही है। निश्चित रूप से अब इस पर ध्यान दिया गया है और एक व्यवस्थित रूप से अगर ये हम इस पर आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से हम महागुरु होंगे डिफेंस सेक्टर में। और जैसा कि अभी जिक्र किया गया कि 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर का नारा दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसके बाद जो है जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में भी जो है जो लोग थे और वो सोचते थे कि हमारे लिए यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है, उनको जो है ऑक्सीजन मिली और वो भी इस क्षेत्र में धीरे धीरे आ गया है और कई स्कीमें उनके लिए दिए गए, कई इनिशिएटिव्स लिए गए जो कि धीरे धीरे जो है उनको ये मिला कि हाँ हम भारत में भी कर सकते हैं। देखिए हमारे भारतीय जो लोग हैं, मुल्क के लोग हैं, उनमें क्या क्षमता है वो हमने पूरे विश्व में जाके सिद्ध किया है। नासा में देखिए आप या किसी भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं डिफेंस जो आइटम बना रही हैं, वह भारतीयों का दबदबा है, वो हर जगह क्षेत्र में है। तो यानी कि हमारी काबिलियत है, लेकिन हमारे पास अवसर नहीं थे, अब हमारे पास अवसर ही है भारत में। तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं और जो इनिशिएटिव ले गए हैं जैसा कि जिक्र कर रहे थे, 411 डिफेंस आइटम जो है वो हमने लिस्ट बना दी कि हम ये 411 आइटम जो भारत में मंगाते थे अब हम भारत में ही निर्भर करेंगे। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनको अभी भरोसा हो गया कि 411 डिफेंस आइटम्स जो है हम इसमें बना सकते हैं, बाहर से नहीं आएंगे और हमें ही करना होगा। और अभी मौका है, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए अभी मौका है कि हर क्षेत्र खुला हुआ है, इसमें उनके पास बहुत ज्यादा कंटेंडर नहीं है, लेकिन अब भारत को ये भी सोचना होगा कि किस प्रकार से जो इनका उत्साह है उसमें कमी नहीं आए। और हम पिछले बजट में 68% कैपिटल एलोकेशन पर दिया गया। निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट में जो आने वाला 1 फरवरी को उसमें भी इस क्षेत्र में ध्यान दिया जाएगा और प्रचुर मात्रा में जो है धन मुहैया कराया जाए। नहीं बिल्कुल, यहाँ पर आपने यूनिकनेस की बात की है पांडे सर, सोडी सर, आपने भी जो है छोटी छोटी जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल अब जिस तरीके से किया जा रहा है, महीन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, वो वाकई ही काबिल तारीफ है। और जहां तक बजट की बात है, पिछली बार भी जब फरवरी में बजट पेश किया गया था तो डिफेंस सेक्टर में
सबसे ज्यादा जो है वो बजट रखा गया था। और इस बार भी अब जब फरवरी में अब होना है बजट पेश किया जाएगा, तो उम्मीद यही की जा रही है कि डिफेंस सेक्टर में और ज्यादा उस कैटेगरी में उस बजट का जो है वह आवंटन किया जाएगा। एक बात है यहाँ पर सोडी सर कि देखिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं जिनके पास ज्यादा अच्छे हथियार होते हैं वो सुपर पावर कहलाए जाते हैं, और आज की नजर में सुपर पावर कौन कौन है ये सभी जानते हैं, जग जाहिर है। डिफेंस, व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र में जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो क्या भारत की जो ग्लोबल इमेज है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार हुआ है? क्योंकि यहां पर हम ये कहें कि आप सुपर पावर कभी नहीं बन सकते जब तक आप विदेशी हथियार पर ही अपनी फोर्सेस लगाएंगे। अभी तो ये 70% है, जैसा हम रिवर्स पोजीशन की बात कर रहे थे, और इंपोर्ट के साथ साथ आप मेक इन इंडिया पर ही जोर देंगे तो ये 90% तक भी जाना चाहिए था। या तो या हम कह सकते हैं कि ये जो 70% हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जी, आपने सही कहा। कोई भी सुपर पावर को हम देख लें या बड़ी शक्ति को देख लें, सारे अपने देश में हथियार बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे देश में कई सालों तक आजादी के बाद हथियार बिल्कुल नहीं बनते थे, अगर बनते थे सिर्फ नाम मात्र के लिए बनते थे। लेकिन 9 साल पहले जब मोदी जी ने ये भारत को दिशा दिखाई और ये इतनी सफल हुई, तो ये भारत की जो इंटरनेशनल स्टेचर है उसमें भी बहुत मदद करता है। आज ऑफिशियली भारत सुपर पावर नहीं डिक्लेयर है, लेकिन अनऑफिशियली हम सुपर पावर हैं, क्योंकि दुनिया में हर बड़ा देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। दुनिया का हर बड़ा नेता मोदी जी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग चाहता है। इसके मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। पिछले साल जब 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद मार्च अप्रैल में दुनिया के बड़े देशों के बड़े नेता भारत आए, जो कि किसी और देश में नहीं गए। हालांकि भारत की पोजीशन इस लड़ाई में आज तक न्यूट्रल है। दूसरा, राष्ट्रपति मोदी के 5 बारी राष्ट्रपति पुतिन से टेलीफोन पे बात हुई और 3 बारी प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात हुई है। जेलेंस्की और पुतिन ने किसी और देश के नेता से इतनी बार बात नहीं की जितनी मोदी जी से की है। आज हर देश को भारत की जरूरत है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे पे इतने प्रहार कर चुका है, लेकिन पिछले साल जब ये रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने अपने ही नहीं 22,000 नागरिक को वहां से इवैक्यूएट किया, बल्कि पाकिस्तान के भी 147 नागरिकों को इवैक्यूएट किया। इनफैक्ट पाकिस्तान के नागरिक जब यूक्रेन से भाग रहे थे तो भारत का झंडा अपनी गाड़ियों में लगा के भाग रहे थे। हर देश को आज भारत की जरूरत है। और इसमें जो भी देश हथियार बनाता है उसकी डेफिनेटली एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत बढ़ती है, और यही चीज अब भारत को और प्रोपेल कर रही है एक ऑफिशियल सुपर पावर बनने में। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर सोडी सर हम रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। चर्चा हमारी जो है वो जारी रहेगी, अपना कंट्रीब्यूशन भी जरूर दीजिएगा, हमें कॉल कर जरूरत है हमें। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। नई उड़ान की आज बात, डिफेंस सेक्टर की आज बात, जो एक रिवर्स पोजीशन, एक रिवर्स कहें जो पोजीशन जो हम देख रहे हैं उसी पर आज हम बात कर रहे हैं कि एक बड़े खिलाड़ी की तरह भारत किस तरीके से उभर रहा है। दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, डीके पांडे जी का और जेएस सोडी जी का। पांडे सर, आईएनएस विक्रांत या फिर जब हम वागीर सबमरीन की बात करते हैं, काफी चर्चाओं में रही है ये इस हफ्ते, इसे हम किस तरीके से देखें? जब वागीर जैसे पनडुब्बी सबमरीन हिंद महासागर में तैरती है तो वहां पर भी हमारी जो नेवी की एक मजबूती जो है वो दिखाई देती है। इंडियन ओशन रीजन में मजबूत भूमिका, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक के जब क्षेत्र काफी जब डिस्टर्ब होने लगा, और उसके बाद चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और बड़े बड़े खिलाड़ी जो है मैदान में कूदे, तो निश्चित रूप से उसमें, और साथ में पाकिस्तान का भी जो है हाथ रहा इसमें, उसको बढ़ावा देने में। जबकि भारत हमेशा से चाहता था कि ये क्षेत्र शांत रहे और इस किसी प्रकार का इसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी दूसरे चैलेंजेस बहुत है हमारे देशों के पास, सभी देशों के पास, ऐसा नहीं केवल भारत के पास, सभी देश जो है विपरीत परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में उनका ध्यान और जिगर लगे वो ठीक नहीं। लेकिन अमेरिका, चाइना को भी पसंद नहीं था, वो 2008 से बहुत ज्यादा तेजी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा, और अभी हमारी मजबूरी बन गया है। और ये क्वाड जिसका आप नाम सुनते हैं कि 4 देशों का जो यूनियन बना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि इस क्षेत्र में जो है हम शांति किस प्रकार से स्थापित कर सकें। और क्योंकि पाकिस्तान
आईओआर का जो इंडियन ओशन रीजन का जो महत्व बढ़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में जो व्यापार होता है पूरे अन्य देशों, मिडिल ईस्ट के साथ और बाकी देशों के साथ, ये पूरे ही रास्ता है जाने का, उनके शिप्स का असाइनमेंट, जो शिप असाइनमेंट से जाते हैं। महत्वपूर्ण बात रही कि चाबहार जो पोर्ट है वो डेवलप कर रहा था, साथ में एक और जो है दीवानी एयरपोर्ट है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसका भी जो है डेवलप कर रहा है चाइना की मदद से पाकिस्तान। तो इस क्षेत्र में जब वहां पर अगर साथ में पाकिस्तान नेवी का भी जो है वहां पर काफी जो है डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया, ऐसी हालात में भारत के लिए ये एक आवश्यकता बन गई कि हम उस क्षेत्र को इसको इग्नोर न करें। हाँ। और फिर हमने मालाबार एक्सरसाइज की, जिसमें कि हमने अपनी जो हमारा जो कार्य कौशल है उस क्षेत्र में हवाई और जल दोनों मिला के मैरीटाइम और एयर ऑपरेशन दोनों को अब जो है समावेश किया गया, और बहुत अच्छे तरीके से अभी हम कम्युनिकेशन क्षेत्र में भी हैं। आपने वॉन्ग 5-6 का नाम भी सुना होगा, किस प्रकार से वो आके चीनी युद्धपोत थे, आके वो हमारी जासूसी कर रहे थे कि हम किस प्रकार से क्या हम डेवलप कर रहे हैं, मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र एकदम से जो है बहुत तेजी से पिछले लगभग 4-5 सालों में बहुत तेजी से इस क्षेत्र में सब पर विश्व का ध्यान गया। फ्रांस जो कि कहां लोकेटेड है, लेकिन फ्रांस भी अब इस क्षेत्र में ध्यान दे रहा है। तो और ऑकस का नाम सुना होगा आपने। तो ये जब जितने भी ये मल्टीलैटरल्स बन रहे हैं वो केवल इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए बन रहे हैं। ताइवान पर किस प्रकार से प्रेशर दिया जा रहा है। अब हम आएंगे आईओआर पर। जो हमारे जो नेवी की जो हमारे एसेट्स थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, और हमें इनको लेने के लिए रशिया से या अमेरिका से या अन्य देशों में निर्भर होना पड़ता था। लेकिन इसमें समय बहुत लगता था। नेवी के एसेट्स में 20-25 साल तो एक मामूली समय है। तो अगर आप आज किसी प्रकार का ऑर्डर प्लेस करते हैं नेवल एसेट के लिए, तो वो लगभग 25-30 साल तक ले सकता है। तो ये सब दुश्वारी को देखते हुए ये तय किया गया कि हम खुद क्यों ना आत्मनिर्भर बने, और बहुत उनका प्रोजेक्ट 75 के नाम से इस सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो है मेक इन इंडिया में अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय नौसेना कर रही है। और उनके प्रोजेक्ट 75 के नाम से उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और जो वागिर का इसका अप्रिशिएट किया, निश्चित रूप से ये पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है कि हमने वो सबमरीन बनाई है जिसमें कि स्टेल्थ जो है एलिमेंट भी है। यानी स्टेल्थ, देखिए पानी में स्टेल्थ का मतलब होता है कि बहुत आवाज होती है जब मशीन चलती है, मोटर चलती है, तो वो जो दुश्मन का जो सोनार सिस्टम है उसको पकड़ लेता है, और उससे जो वो सबमरीन कहाँ है, शिप कहाँ है, वो उसका एक्सपोजर हो जाता है कि कहां पर है, और दुश्मन उस से उस पर अटैक करता है। हमने वागिर बनाया है जिसमें कि स्टेल्थ है, और किस प्रकार से उसमें टॉर्पेडोज फायर करने के लिए जो क्षमता बनाई गई है वो काबिल तारीफ है। और निश्चित रूप से जो मझगांव शिप यार्ड है उसमें हमने अपने जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप किया है। तो आगे भविष्य में भी हम इसमें और इस क्षेत्र में आगे जाएंगे। और जो इंडियन ओशन रीजन में जो भारत एक छोटे सी उसमें जो है थोड़ा वीक हो रहा था, अब हम काफी स्ट्रांग हो गए हैं। और चाइना के लिए निश्चित रूप से ये उनके माथे पर सलटें आ रही होंगी कि भारत जिस तेजी से आ रहा है। लेकिन हमारा ध्यान है कि जो चाइना का दुर्भावना है, अपने एक्सप्रेशनिस्ट विस्तारवादी जो नीति है उसको देखते हुए, जो साउथ पाकिस्तान में जो उसका कार्यकलाप बढ़ रहा है वो एक हमारी चिंता का विषय है। उसके ध्यान में रखते हुए जरूरी था कि हम अपना इंडियन ओशन रीजन में बहुत तेजी से अपने आप को बलवान बनाएं, और अपने जो इरादे हैं बड़े क्लियर रखें कि हम चाहते हैं शांति हो। हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन आप आएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, इरादों का नेक होना, साफ होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, सोडी सर, तो क्या आपको लगता है कि डिफेंस सेक्टर में आने वाले दिनों में अपार संभावनाएं क्या ये लेकर आने वाला है? एज अभी हम देखते हैं कि यूपी या फिर तमिलनाडु में जो डिफेंस के कॉरिडोर हैं वो अभी खुले हुए हैं, और तमाम कंपनीज आएंगी तो डेफिनेटली इन स्टेट्स को खास तौर से ज्यादा वैकेंसीज भी मिलेंगी। लोकल होने का फायदा जो है वो किस तरीके से हो सकता है इन तमाम स्टेट्स को, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ डिफेंस सपोर्ट आल्सो? जी, ये तो दुनिया जान चुकी है कि जो इंडियन ब्रेन्स हैं वो बेस्ट हैं। और इसका हमने एक उदाहरण देखा, चाहे अभी जैसे ग्रुप कैप्टन साहब सही बता रहे थे कुछ देर पहले कि चाहे नासा हो, चाहे कोई भी दुनिया की बड़ी आईटी कंपनी हो, उसकी जो कोर टीम है वो इंडियंस है। तो हमारे पास कभी टेक्नोलॉजी की, मैन पावर की, नियत की जो कमी थी फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, उसमें कभी कमी नहीं थी। लेकिन जो प्रॉब्लम थी कि एक दिशा नहीं थी हमारे पास। और जब से ये एक दशक से ये दिशा मिली है आत्मनिर्भर भारत की, मेक इन इंडिया की, वो इतनी हमें अच्छे रास्ते पे ले गई है कि अब ये जो हम डिफेंस कॉरिडोर देख रहे हैं, ये आने वाले वक्त में जब और कंपनियां यहां आएंगी तो ये सिर्फ भारत की सैनिक शक्ति में इजाफा नहीं होगा बल्कि एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी। क्योंकि इंडिया एज अ मार्केट बहुत बड़ा है, विद 1.4 बिलियन पीपल, और इतना बड़ा हमारा जो एरिया है वो एक बहुत पोटेंशियल मार्केट है।
जो कि हर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी बहुत सालों पहले जान चुकी है। अब जैसे जैसे इंडियन डिफेंस सिस्टम में पूरा एक चेंज आ रहा है, जहां पे हम आत्मनिर्भर पे पूरा फोकस कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि जो भी कंपनी अगर भारत को कुछ बेचना चाहती है, उसे यहाँ पे प्लांट लगाना पड़ेगा, चाहे जॉइंट वेंचर से, चाहे यहाँ पे स्टेक लेके, जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स अलाउड है। जब ऐसी कंपनियां यहाँ पे अपने ऑफिसेज फैक्ट्रीज खोलेंगी तो इससे डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट में बहुत फर्क आएगा। और हमने देखा है जहां जहां पे ये डिफेंस कॉरिडोर खुले हैं, चाहे यूपी चाहे साउथ में, ये शुरू से ही बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। और इंडिया की खुद की बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, वहां पे वो अपनी फैक्ट्रीज लगा रही हैं। तो ये ओवरऑल ये विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए, चाहे सैनिक शक्ति के नजरिए से, चाहे आर्थिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नजरिए से। पांडे सर, जैसा हम देखते हैं कि पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डिफेंस क्षेत्र में निजी भागीदारी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, निजी भागीदारी के बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। और देखा जाए तो इतना जोर आजादी के बाद तभी दिया नहीं गया। आज हम देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में ये भागीदारी जो है वो कितनी अहम हो जाती है? देखिए, एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपको दूं कि जो हमारे पास डिफेंस मार्केट साइज था 2019 में, 2019 में, वो 11 बिलियन डॉलर था, अमेरिकन डॉलर था। और ये उम्मीद है कि 2025 तक, यानी कि 2 साल के अगले 2 सालों में 11 का ज्यादा से डबल से भी ज्यादा 25 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। तो अब सोचिए कि जब इतने वृहद क्षेत्र में हम चारों तरफ बहुमुखी विकास करेंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, हमारे पास जो हमारे जो लोग हैं उनको नई और नौकरियां मिलेंगी, आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ होंगे। और जहां तक बात है कि कंट्रीब्यूशन की, जो पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो 79% था किसी जमाने में, और प्राइवेट सेक्टर का जो 21 था। अब इसको बदलने की बात चल रही है किस प्रकार से हम प्राइवेट सेक्टर को लाएं। तो उसके लिए जरूरी था कि हम इनिशिएटिव, जो रिक्वायर्ड इनिशिएटिव है वो दें, और वो इनिशिएटिव अभी लिया गया है। आपने सुना होगा कि R&D के लिए भी जो है हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब तक R&D नहीं होगी तो हम नए हथियार विकास नहीं कर पाएंगे। और मजेदार चीज बताऊं कि जिस प्रकार से हमने पिछले लगभग आधे दशक में जो हमने बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, उसका उदाहरण है कि मैं एयरफोर्स के जो एसेट्स है, जो बाकी बाहर देशों में जो बहुत ज्यादा अपने आप को उन्होंने इमेज बनाई है भारत की, ALH जो ध्रुव है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये मॉरिशस, मालदीव, नेपाल में जो HAL ने बनाया है, इसको वहां पर जो है अपने कारनामे दिखा रहा है। डॉर्नियर जहाज जो 19 सीटर लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये भी HAL ने बनाया है, ये मॉरिशस, सेशल्स में है। और वहां सेशल्स में कहा जाता है कि जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस है उसमें जो है डॉर्नियर ने गजब का कमाल दिखाया है। चेतक हेलीकॉप्टर हमारे जो सुरीनाम के अंदर जो एंटी नार्कोटिक्स के जो प्रॉब्लम्स थी, उनके जो कोस्टल सर्वेलेंस के रिक्वायरमेंट थी सुरीनाम की, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, चेतक हेलीकॉप्टर सोचिए अभी काफी पुराना हो रहा है, लेकिन हमने उसको और उन्नत किया। तो जिस प्रकार से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तेजस 1, 2, 3, तेजस 3 का भी जो है कॉन्सेप्ट अभी डेवलप किया जा रहा है। जो Su-30 MKI है वो सुपर Su-30 बनाने की बात चल रही है। हम Su-30 1, 2, 3, 4 वर्जन तक पहुंच रहे हैं। जो ALH ध्रुव जो है वो 2 और 3 की तरफ बढ़ रहा है। जो दूसरे जो हमारे हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, उनका निर्माण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है, निश्चित हमारे जो डिफेंस PSUs हैं वो जरूरी नहीं कि सारे काम खुद कर पाए। जरूरी है कि हमें जो डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे हैं, इनमें प्राइवेट ऑपरेटर्स को पूरा मौका मिलेगा कि वो आए और उन क्षेत्र को एक्सप्लोर करें जहां पर कि अभी हमें आवश्यकता है और हमें बाहर देखना पड़ता है आइटम्स के लिए। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कमांड आ चुकी है, तो प्रोग्रामिंग थोड़ा सा ब्रेक पहले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कॉलर को भी सुनेंगे और साथ ही साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। प्रोग्राम में ब्रेक लेने से पहले एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके थे। आइए सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है यहाँ पर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी, दोनों विशेषज्ञों को मेरा सम्मान पूर्वक नमस्कार और दोनों को धन्यवाद। इन्होंने अपने समय में देश की रक्षा में बहुत योगदान दिया है, तो इसलिए आज खास तौर पे दोनों को, जनरल साहब को भी और ग्रुप कैप्टन साहब को भी मेरी स्पेशल जय हिंद। अब गीत जी, आज के मुद्दे के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा 2 शब्द कि देखिए, भारत ने जब जब अमेरिका और रशिया से कुछ मांगा, उन्होंने हमेशा हमें परसों की सूखी रोटी दी।
जब हम उनसे डिमांड करते थे 2 रोटियों की तो वो हमें आधी रोटी देते थे, जबकि भारत आज 84 देशों को वही परांठे खिलाता है जो परांठे हम खाते हैं। जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और डिफेंस के जो जितने प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो हम उनके साथ शेयर करते हैं, ईमानदारी से शेयर करते हैं। ये भारत के आदर्श हैं। इस आदर्श में भारत के जितने डीआरडीओ हैं, इसरो हैं, उन सबको सलाम और सबकी मेहनत इस सबके पीछे है। दूसरी और आखिरी बात कहूंगा गीत जी, जब रशिया और अमेरिका ने भारत में हमारे साथ डील किया, हमेशा उन्होंने पहले शर्तें रखी और शर्तों के बाद और शर्तें रखी, उसके बाद शर्तें बदलते रहे। जबकि भारत ने इन 84 देशों के साथ जो डील्स की हैं, किसी ने उनकी विदेश नीति में इंटरफियर नहीं किया। इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट बेचा है, लेकिन अपने साथ अपने आदर्श उनको दिखाए हैं। तो हमने उनको जो प्रोडक्शन दी है वो आदर्शों के साथ दी है। गीत जी, आज जो भारत जो जिन चीजों की जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का आत्म सम्मान जो बढ़ा है वो ये है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज बनेगा, अभी तक फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमारे पास सिर्फ 2 सोर्स थे। एक थे हमारा सर्विस सेक्टर और दूसरा था जी हमारे जो है एक्सपेट्रिएट्स। लेकिन अब डिफेंस ने जो मैजिक करके दिखाया है, उसके लिए डिफेंस के सभी सैनिकों को, भूतपूर्व भी और आज वाले भी, सबको सलाम। भारत माता की जय हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने कॉल किया, अपने विचार हमारे साथ साझा किए। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। भास्कर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हेलो, थैंक यू गीत जी। मेरी हेलो नमस्कार गीत जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कॉल लेने के लिए। और आज मैं तो आपका भी बड़ा धन्यवाद। मुझे तो आपको देख के बड़ी एनकरेजमेंट हुई है। जो आप जिस अच्छी स्पिरिट से आप बोल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक चीज इसमें कुछ कहना चाहता हूँ कि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने लीडरशिप ली, तो इन्होंने एक नारा दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत और मेक इन इंडिया। और आप उसी को एनकरेज करने के लिए देश में बनी चीजों को खरीदें। और उसके बाद उन्होंने तेजी से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले तो कुछ ऐसा नाम मात्र का ही हो रहा था, तो करने में टाइम लगा। लेकिन अब बड़ी ही जल्दी बहुत कुछ कवर अप कर लिया गया है। अब तो कई बार तो हम तीसरे नंबर पे भी आ गए। अमेरिका और इसराइल के बाद तीसरा नंबर ही कई ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन है जो इंडिया बना रहा है। तो बहुत तेजी से ये काम कर रहे हैं। ये लीडरशिप एक ग्रेट लीडर की है। वो जो भी कहते हैं वो उसको इंडिकेट कर देते हैं, पहले बता देते हैं कि जैसे ही वो बने तो उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और आप इंडिया को ही बाय करें। तो अब उन्होंने एक चीज हमने ये देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, कितना ठीक कितना गलत वो एक दूसरी चीज है, कि आप जब ये 26 जनवरी पे आए तो उत्तर प्रदेश की झांकी में उन्होंने गवर्नमेंट ने भगवान राम के उसको झांकी को दर्शाया कि जब वो राम आए तो वो एक मैचलेस पावर थे। वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन उनकी इतनी अच्छी थी कि सब बराबर थे, सबके लिए न्याय था, वो किसी एक धर्म के नहीं थे। और जो उन्होंने किया वो उसके बाद भी नहीं, और उसकी रिच कल्चर उन्होंने हमारे हम तक आने के लिए उन्होंने एक ऐसी मैचलेस कल्चर छोड़ दी कि आज जिसको हम भूल गए थे, इन्होंने बता दिया कि हम उसको वापस ला रहे हैं। मुझे तो ये लगा, और अगर आता है तो ये देश के लिए बहुत बहुत एक अच्छी खबर होगी और देश धन्य हो जाएगा। थैंक यू सर, कहना है कि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। एक अहम सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब हम क्योंकि हम निजी भागीदारी की यहाँ पर बात कर रहे थे सोडी सर, तो फिर पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र के बीच अपने बीच मंत्रालय को क्योंकि पॉलिसीज के साथ एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की भी यहाँ पर जरूरत होती है। हम देखते हैं कि 2009 में भी जैसा कि हमने देखा कि मंत्रालय ने एक पॉलिसी बनाई थी। जब हम इन भागीदारियों की बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, यहां पर हम देखते हैं कि जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है, ये 2009 की बात कर रहे हैं जब पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो वहां पर हम हमेशा चूक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेवल ऑफ कंपटीशन
टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है, तो आई थिंक इन तमाम दिक्कतों को दूर करने की यहां पर जरूरत है, तभी तो इंप्लीमेंटेशन प्रभावी तरीके से होगी। लेकिन होगी किस तरीके से? जी, कई साल पहले हमारे पास जो हथियार बनाने वाली कंपनियां थी वो वही हैं जो आज हैं, लेकिन उनको कभी बढ़ावा नहीं मिला, क्योंकि आपने सही कहा कि ये पॉलिसीज थी, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं होती थी वेरियस लेवल्स पे, क्योंकि उसमें लोगों के स्वार्थ जुड़े हुए थे। 2014 से पहले दुनिया की जितनी बड़ी हथियार बनाने कंपनियां थी, उनके सीईओ आधा टाइम भारत में रहते थे, क्योंकि भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था। हमारी स्वदेशी कंपनियों को कभी बढ़ावा नहीं मिला। नीतियां थी, नियत नहीं थी। 2014 के बाद नीतियां भी अच्छी हुई और नियत भी बिल्कुल साफ हुई कि हमने अपने देश में हथियार बनाने हैं। और वही कंपनियां जो पहले कुछ नहीं बनाती थी या सिर्फ सरवाइव करी थी, आज वो दुनिया को हथियार एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो ये जो हम बदलाव 9 साल में देखा है, ये अगर हमारे आजादी से होता तो आज भारत कहां पहुंच जाता। जो वक्त निकल गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये जो हमने 9 साल में देखा, ये एक पूरी दिशा हमारी बदल गई है। अब जो ये प्राइवेट पार्टनरशिप है गवर्नमेंट के साथ, ये बहुत एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है। उसमें तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, सारे इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और तभी हम देख रहे हैं कि 9 साल में हम डिफेंस सेक्टर में कहां से कहां पहुंच चुके हैं। ओके। समय यहाँ पर थोड़ा सा कम है पांडे सर, क्योंकि प्रोग्राम को रैप अप करना है। मैं चाहूंगी कि सिर्फ 2 मिनट में आप इस चीज का जवाब दें कि चुनौतियां देखिए कहीं ना कहीं अभी भी है। जब हम नेशनल इंटरेस्ट की भी बात करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि शंकाएं हो जाती हैं कि पॉलिसीज या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बाहर जा सकती है, तो इसीलिए थोड़ी निजी भागीदारी को लेकर भी शंकाएं हमेशा रहती है। लेकिन चलिए, निजी भागीदारी अलग, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने की यहाँ पर जरूरत है। जब हम लोकल सपोर्ट की भी बात करते हैं, यहाँ पर निजी भागीदारी की भी बात करते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस? आप इसे प्लीज थोड़ा कम समय में से सम अप कर दीजिएगा। देखिए, बहुत जल्दी से मैं बता दूं, पहले तो जो दर्शकों ने अपना भाव प्रकट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मनोबल बढ़ाता है भारतीय सेना का लड़ने में किसी भी विषम क्षमता का संभावनाओं को जो सामना करने का शक्ति देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को। अब जहां तक बात रही, मैं एक और फैक्टर दे दूं जो कि जल्दी से, कि अभी 2023 में वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग निकाली गई और भारत जो है वो 4थे स्थान पे है। और उसके जो आगे पर 3 कौन है? यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, भारत 4था है। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हम किस प्रकार से, मतलब ये एक्चुअली जो हो रहा है वो ग्राउंड पर एक्चुअल हो रहा है। अब जहां तक बात रही प्रश्न की कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनके पर कैसे भरोसा किया जाए और कैसे उनको लगे कि आत्मविश्वास उनका कैसे जगाए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि हमने जो अभी पॉलिसीज निकाली हैं। आपने सुना होगा PLI जो है वो लिया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का है, आईडेक्स है, एक्सीलेंस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ये सब स्कीम जो बनाई गई है, TDF है, टेक्निकल डेवलपमेंट फंड्स, ये सब बनाए गए हैं कि ताकि इनको जो पैसे की आवश्यकता है या मार्केट की आवश्यकता है वो उनको मिल सके। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं कि भारत जो सरकार कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आप जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, वो फ्रूटफुल होगा, प्रोडक्टिव होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि फेज वे में आप काम करते आए, आप रिजल्ट दिखाएं और आप फंड लेते जाएं। दूसरा जो मेरी सलाह होगी कि अपनी स्कीम्स को आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए। हम आत्मनिर्भर तो बन रहे हैं, लेकिन हमें भारत निर्भर बनना होगा। ये भारत निर्भर बनने के लिए हमें अगला कदम होना चाहिए, लेकिन अभी पूर्णतः आत्मनिर्भर बनना है, सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। तो निश्चित रूप से हमें भारत सरकार आगे बढ़ेगी, लेकिन अपनी बातों को आप सही कहिए और कोशिश करिए कि आप जो वादा कर रहे हैं वही पूरा कर रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि प्रोडक्शन के नाम पे अभी भी चीजें जो है आत्मनिर्भरता के नाम पर बाहर से चीजें आके असेंबल करके और यहाँ दी जा रही, इस पर एक रोक लगानी होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली चुनौतियां हैं जिन पर हमें अभी ध्यान देने की जरूरत है और हम एब्सोल्युटली हम ध्यान वहां पे दे भी रहे हैं। मैं प्रोग्राम को अभी यहीं पर ही उसका समापन करूंगी। मैं सोडी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और पांडे सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सार्थक चर्चा ये रही है, हेल्दी डिस्कशन, जिसपे आप दोनों ने बखूबी हमारा साथ दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज का ये प्रोग्राम जो डिफेंस क्षेत्र में एक भारत ने जो तब्दीली लाई है उस पर आज बात की है। आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और इसी के साथ इजाजत भी लेंगे। जा जिंदगी बाकी प्रोग्राम के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ अभी। नमस्कार।